आज भी एक बेहद ख़ास महिला को हम शो पर लेकर आए हैं, जिनकी ज़िंदगी की कहानी जानेंगे और उसमें से हमारे और आपके लिए क्या क्या सीखने लायक है उस पर चर्चा करेंगे। तो जहाँ चाह है वही राह है। अंकिता श्रीवास्तव इस लोकप्रिय कहावत का अवतार हैं और अपने सपनों को हासिल करने की दिशा में आगे भी बढ़ रही हैं। वो एक अंतर्राष्ट्रीय एथलीट हैं, उद्यमी है और टेडेक्स स्पीकर भी हैं। तो जानेंगे आज हम शो में कि कैसे अंकिता ने अलग अलग क्षेत्रों में कामयाबी हासिल की है, कितना चुनौतीपूर्ण रहा है उनका ये सफ़र। अंकिता श्रीवास्तव इंटरनेशनल एथलीट, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हमारे साथ भी जुड़ गई हैं। अंकिता, स्वागत है आपका हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और कहानी के ज़रिए आज हम तमाम महिलाओं को, जो कि शायद अपने सपनों को जीना नहीं जानती हैं या उसके लिए हिम्मत नहीं जुटा पाती हैं, कोशिश करेंगी शायद आपसे सीख कर। पहला सवाल, एथलेटिक्स में आपकी रुचि कैसे शुरू हुई, कब से शुरू हुई, क्या प्रेरणा थी आपकी? तो मैं स्पोर्ट्स पे एक्चुअली हमेशा से थी। मैंने अपना फर्स्ट इवेंट किंडरगार्टन में एक रेस में फर्स्ट प्राइज जीता था और उस टाइम से मैं स्पोर्ट्स में हूँ। तो मैं नेशनल स्विमर हूँ, बास्केटबॉल प्लेयर हूँ, वॉलीबॉल स्टेट प्लेयर हूँ। तो हमेशा से स्पोर्ट्स में मेरा बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि किसी भी करियर को चूज करते हैं तो आपकी हेल्थ अफेक्ट हो जाती है। जब आप बहुत मेहनत करते हो, ऑफिस जाते हो, तो आपकी हेल्थ अफेक्ट हो जाती है। लेकिन अगर आप स्पोर्ट्स को करियर बनाते हो तो आपका फुल टाइम काम होता है अपनी हेल्थ का ध्यान रखना। तो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगता था। लेकिन जब मेरा ट्रांसप्लांट हुआ तो ऑब्वियसली मैंने छोड़ दिया था टोटली स्पोर्ट्स। पर फिर वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स आए एंड आई स्टार्टेड प्लेइंग अगेन एंड गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू प्ले फॉर इंडिया। तो अंकिता, किसी भी कहानी को ख़ास बनाता है उस कहानी का संघर्ष। तो आपके सफ़र में, आपके कामयाबी के सफ़र में अब तक किस किस तरह की चुनौतियां आपके सामने आई हैं और कैसे आपने बहुत ही भरोसे के साथ और इन चुनौतियों का सामना किया है कामयाबी से? इसके पीछे क्या वजह है, क्या चुनौतियां रहीं, ज़रा बताएं। ऑब्वियसली क्योंकि ट्रांसप्लांट एंड लिवर ट्रांसप्लांट स्पेसिफिकली सबसे सीवियर ट्रांसप्लांट होता है ब्रेन ट्रांसप्लांट के अलावा। और ब्रेन ट्रांसप्लांट एक डेड ऑर्गन डोनर के साथ होता है एंड लाइव ऑर्गन डोनेशन में लिवर ट्रांसप्लांट सबसे सीरियस, एक्सपेंसिव, एक्सटेंसिव सर्जरी कहलाता है। तो ट्रांसप्लांट के बाद ऑब्वियसली मुझे 2 साल लग गए रिकवर करने में। और मैंने स्टार्ट से सब सीखा है, बैठना, खड़े होना, चलना और अब फाइनली दौड़ना। तो वो जर्नी डिफिकल्ट थी। और नोइंग कि हमारा ट्रांसप्लांट वर्क भी नहीं किया था, वी कुडंट सेव माय मदर, तो उसका रिग्रेट और उसके बाद पूरी रिकवरी उसमें काफी एनर्जी कंज्यूम हो गई। लेकिन अदरवाइज आई हैव बीन डूइंग प्रीटी वेल नाउ। अच्छा अंकिता, वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स में आपके नाम के 2 रिकॉर्ड हैं। आप एक लिवर डोनर हैं। तो इस सफ़र के बारे में ज़रा बताइए, शुरुआत कैसे हुई, क्या कहानी है इसकी? तो मैं जब 7th क्लास में थी तब हमें पता चला था कि मेरी मदर को लिवर सिरोसिस है। तो उस टाइम से डिसाइडेड था कि मैं अपना लिवर दूंगी। लेकिन मुझे 18 साल का होना था तो हमने कुछ और 7-8 साल वेट किया मेरे 18 होने के लिए। जैसे ही मैं 18 साल की हो गई तो हमने ट्रांसप्लांट कराया। तब तक बहुत लेट हो गया था, मेरी मदर की तबीयत ठीक नहीं थी, वो काफी टाइम से कोमा में थी। तो वी न्यू कि ट्रांसप्लांट वर्क नहीं करेगा। पर हमें फिर भी वो चांस लेना था, उनको वो अपॉर्चुनिटी देनी थी कि उन्हें लगे कि हमने पूरी कोशिश तो करी थी। उसके बाद ऑब्वियसली मैंने स्पोर्ट्स पूरी तरह से छोड़ दिए थे। क्योंकि मैं इमेजिन स्ट्रेचर पे थी इतने दिनों तक। और मैं काफी सारे क्योंकि राइट लिवर, राइट लोब निकला था तो उसके साथ गॉल ब्लैडर भी चला गया था। तो मेरे को काफी इश्यूज थे डाइजेशन में। तो मेरा मूवमेंट ही इतना रिस्ट्रिक्टेड था कि खेलने की बात तो बहुत दूर की है। पर फिर हमें कॉमन कॉन्टैक्ट से पता चला था वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स के बारे में और उसका इंडिया का सिलेक्शन होने वाला था। उस टाइम मैं रेडी नहीं थी तो मैंने उन लोगों से 9 महीने मांगे थे टू गेट रेडी। एंड उन 9 महीनों में मैंने बहुत रिग्रेस एफर्ट किया और करीबन 6 घंटे रोज एक्सरसाइज करी है। और बहुत उसके बाद इस पोजीशन पे आई थी कि मैं नेशनल टीम में सिलेक्ट हुई और फिर इंडिया के लिए सिलेक्ट हुई।
बहुत खूब। और अंकिता, क्योंकि आपके ज़िंदगी के सफ़र में अब तक इतनी चुनौती आई हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक इस तरह की कहानी है जो लोगों को प्रेरणा देती है, और प्रेरणा वाली कहानियाँ सुनाने का एक बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म है TEDx, जहाँ पर लोग काफ़ी कुछ सीखते हैं। जब आप इस तरह की प्रेरणा सोच कहानियाँ बताती हैं, तो TEDx में आपके क्या मुद्दे होते हैं? किस तरह से आप लोगों को ज़िंदगी बेहतर जीने के नुस्खे देती हैं इस तरह की प्रेजेंटेशंस के ज़रिए? मेरा TEDx मेरी लाइफ स्टोरी के बारे में ही था कि कैसे एक ऑर्गन डोनर अब वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है। मेरे नाम पे 2 गोल्ड्स और 1 सिल्वर है, और जो 2 गोल्ड्स 100 मीटर्स और लॉन्ग जंप में है वो अभी वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स में, और मेरा नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में है। तो द एंटायर स्टोरी, हाउ डेस्टिनी मेड मी रीच कि मैं ऑर्गन डोनर बनूं, उसके बाद मेरी मदर का जाना, मेरे पेरेंट्स का जाना, एंड उसके बाद मेरी रिकवरी, और फिर इंडिया को रिप्रेजेंट करना, और फिर उसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल करना, वो मेरी TEDx थी। एंड इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। जैसे ही मैं इवेंट से जीत के आई थी, जब मेडल जीत के आई थी, तो ऑब्वियसली इंडिया में बहुत रिकॉग्निशन मिला, रिसेप्टिवनेस थी, तो उन्होंने इनवाइट किया था, एंड दैट्स हाउ मेरा TEDx हुआ था। अंकिता, आप क्योंकि इतनी सक्सेसफुल हैं अब लाइफ में, और आपकी कामयाबी का सफ़र अब आगे भी और जारी रहेगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सफ़र में जो आपको सपोर्ट करते हैं, जो आपकी काबिलियत में विश्वास दिखाते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो आपको नज़रअंदाज करते हैं या आपको कम समझते हैं। आज जब आप उन लोगों से मिलती हैं इतना कामयाब होकर, तो किस तरह का बदलाव उनके व्यवहार में आपको दिखाई देता है? मुझे ऐसा लगता है जेलेसी एक ऐसा फैक्टर है जो जितना आप सक्सेसफुल हो जाते हो तो लोग और जेलस होते जाते हैं, तो वो कम नहीं होता है, वो ज्यादा होता है। तो मुझे नहीं लगता वो लोग वापस आते हैं, वो लोग दूर से और ज्यादा देख के और ज्यादा चलते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो और मेरे हिसाब से वो मुझे बहुत एनकरेज करता है, और मैं उस पर बहुत थ्राइव करती हूँ। मुझे लगता है कि मैं प्रेशर में अच्छा परफॉर्म करती हूँ। तो जितने भी लोग बोलते हैं, और जितना प्रेशर मेरे पे आया है, क्योंकि मैंने सोलली अपना बचपन से, जब से पेरेंट्स गए हैं तब से खुद शुरू से शुरू किया है पूरा। तो बहुत सारा इंटरनल करेज लगता है जब लोग बातें करते हैं, उन सबको चुप करना और प्रेशर केवल अपना लेना, अपनी बातों का लेना, उससे आई थिंक मेरे हिसाब से मेरे लिए वो बहुत एनकरेजिंग है। मैं उस प्रेशर को कभी भी नेगेटिवली नहीं लेती। मुझे लगता है कि प्रेशर या जेलसी केवल उन्हीं लोगों से हो सकती है जो आपसे बेहतर है। तो मैं कुछ अच्छा कर रही होंगी कि लोग थोड़े से जेलस हैं। बिल्कुल। लेकिन आपके सफ़र में अब तक आपने किन किन से प्रेरणा ली है? आपके रोल मॉडल्स कौन कौन रहे हैं? मेरे स्टेप फादर हैं। तो मेरे मदर के जाने के बाद मेरे फादर भी चले गए थे। तो मैं उस टाइम फर्स्ट ईयर में थी कॉलेज के, और मैंने एक कंपनी ज्वाइन करी थी, प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग कंपनी थी भोपाल में। तो उसमें जो एम्प्लॉयर थे उनने मैं उस टाइम 18-19 साल की थी, और उनने मुझे बहुत ज्यादा इंस्पायर किया, मोटिवेट किया, मेरा साथ दिया। मेरी वैल्यू जो मैं भी मिस कर जाती वो उनने कैप्चर करी, और उस मोमेंट से लेके आज तक उनने मुझ पे ट्रस्ट दिखाया है, उनने मुझ पे भरोसा दिखाया है, चाहे कुछ हो जाए। आई थिंक उसकी वजह से मैं यहाँ तक पहुंच पाई हूँ। एंड उनकी बहुत सारी बातें, उनसे बहुत कुछ सीखा है मैंने, बिजनेस से लेकर लाइफ में गिव अप नहीं करने तक। तो आई थिंक ही इज माय रोल मॉडल। अ, चलिए, इसके अलावा जानना होगा आपके सफ़र के बारे में, और किस तरह से आप तमाम देश की बेटियों को प्रेरणा देना चाहती हैं। आर्थिक आज़ादी को लेकर आपके क्या व्यूज़ हैं? यस, दैट इज ट्रू। क्योंकि एथलेटिक्स इतना नोन गेम नहीं है इंडिया में, और वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स, जैसे मैंने एक टाइम्स ऑफ इंडिया में अभी आर्टिकल पढ़ा था जिसमें उन्होंने बोला था कि IPL को ज्यादा रिकग्निशन है, ना कि वो डोमेस्टिक इन नेशनल स्टेज पे, और वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स को कम है। तो
वो सारे फैक्टर्स को नोटिस में रखते हुए भी आप उसी इंटेंशन और इंटेंट के साथ खेलो, वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि उतना रिकॉग्निशन नहीं मिलेगा, उतना लुक्रेटिव नहीं है मनी वाइज, या उतना फेम नहीं है, तो उससे थोड़ा डिमोटिवेशन होता है। लेकिन आई एम वन पर्सन हु थ्राइव्स अंडर प्रेशर। मुझे अच्छा लगता है कोई नई चीज को अपने ऊपर लेना, और मैं ये केवल अपनी कंट्री के लिए कर रही हूँ, ये सोच के करती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि ये इंडिया के लिए मेडल्स आएंगे, तो उससे मुझे काफी एंकरेजमेंट मिलता है। एंड आई एम श्योर धीरे धीरे ये बात जब तक लोगों तक पहुंचेगी, जब ये कहानी लोगों तक पहुंचेगी, दिल रियलाइज के दिस इज ऑल्सो एज एक्सेप्शनल एज क्रिकेट इज, एंड मेरा जो थोड़ा कंट्रीब्यूशन हो सकता है, आई विल बी वेरी हैप्पी टू डू व्हाटएवर बेस्ट आई कैन। मैंने एक रूल फॉलो किया है अपनी लाइफ में, और जो मैंने अपनी मम्मी से सीखा था। उनके पास एक डायरी होती थी, वो उसमें बहुत सारी चीजें लिखती थी कि ये करना है, ऐसा करना है, ये टास्क वो टास्क। और कुछ 4 months डाउन द लाइन शी पास्ड अवे। उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि बहुत सारे गोल्स जब हम बना लेते हैं और बहुत सारे टास्क बना लेते हैं, और ह- हमें नहीं पता हमारे पास कितना टाइम है, उससे अच्छा अगर हम एक दिन को लें और उसमें जितना ज्यादा कर सकते हैं, जितना ज्यादा भर सकते हैं। आप अगर मेरा कैलेंडर देखेंगे, वो सारे टाइम जोन्स में चल रहा है, यूएस टाइम जोन, ऑस्ट्रेलियन टाइम जोन, इंडियन टाइम जोन, और हर टाइम जोन में मैं कुछ ना कुछ काम कर रही हूँ। जैसे मेरे फ्यूचर में प्लान है, मेरे गेम्स हैं परसों से, उसके बाद मैं एंटरप्रेन्योरशिप में अपना बिजनेस चला रही हूँ, और मैं एमबीए कर रही हूँ वॉर्टन से। तो मैंने कोशिश करी है कि अपने दिन को या अपनी लाइफ को मैं जितना फुलफिलिंग कर सकती हूँ उसको भर दें, उस कोशिश करें अपने दिन में जितना ज्यादा कुछ कर सकते हैं करें। केवल एक चीज से मैटर करना चाहिए, जेंडर नहीं, एज नहीं। आपको इस बात से चिंता होनी चाहिए कि आप आज जितने यंग हो, आप कल नहीं होगे, तो आपके पास सबसे ज्यादा जितना एनर्जी आज है उतनी कल नहीं होगी, तो उसको पूरी तरह से यूज करें। जो भी आपको खुशी देता है वो करें। वो जब आप करेंगे तो आपकी मेंटल हेल्थ सही होगी, जब आपकी मेंटल हेल्थ सही होगी तो फिर आप एफर्ट डालेंगे फिजिकल हेल्थ की तरफ। आप केवल फिजिकल हेल्थ नहीं कर सकते, अगर आपका मूड खराब है आप उस दिन जिम नहीं जा पाते हैं। तो आप अपनी जो भी चीज आपको खुशी दे, मैं उस चीज को फॉलो करती हूँ। जो भी चीज आपको खुशी दे आप वो करो, और उसको पूरे दिल से करो। लेकिन अगर आपने उसमें आधा मन किया तो वो रह जाएगी चीज। तो पूरा एफर्ट दें, क्योंकि हम बहुत लकी हैं कि हमें ये दिन मिला है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कल रात में सोते समय ही दे पास्ड अवे, तो वी आर वेरी फॉर्चुनेट। एंड अगर वो बात हम ध्यान में रखेंगे तो आई थिंक वील बी एबल टू मेक द मोस्ट विथ आवर लाइव्स। मेरे हिसाब से फाइनेंशियल फ्रीडम से ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। आप जब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगे तो आप रियलाइज करेंगे कि आप एक अलग टाइप का फ्रीडम एक्सपीरियंस कर सकते हैं अपनी लाइफ में, और अपनी लाइफ अपनी मर्जी से जी सकते हैं। जिसको भी लगता है मैं अपनी चॉइसेस से नहीं कर पा रही हूँ, वो केवल इसलिए क्योंकि आप किसी और पे निर्भर है। तो मैंने एक थंब रूल अपनाया है कि कुछ भी हो जाए, एक काम होना चाहिए जहां से रेगुलर इनकम आ रही है, और वो मेरी खुद की होगी। उसके बाद मैं कहीं भी पैशन में इन्वेस्टमेंट लगा सकती हूँ, और उसमें जो इनकम आती है उसमें मैं कोशिश करती हूँ कि 60% मैं सेविंग में रखूँ। उसके बाद मैं उसमें इन्वेस्टमेंट डाल दूं, स्टॉक्स डाल दूं, या मैं लग्जरी में चले जाऊं, या नॉर्मल डेली एक्सपेंडिचर्स में चले जाऊं। बट आई मेक श्योर कि मेरी जो भी इनकम आ रही है उसमें से मैं 60% सेविंग में लगाती हूँ। उससे अननोइंगली ओवर द इयर्स मेरे पास इतना सब्सटैंशियल बैंडविड्थ हो गया, और उस लमसम अमाउंट को मैं कभी टच नहीं करती, कभी भी टच नहीं करती। उससे जो मेरे को पर्सनल फ्रीडम आया है, पर्सनल बैकिंग आई है, कि अगर कभी भी खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए तो आई हैव नोबडी टू डिपेंड ऑन, मेरे पास कुछ है बैकअप। वो आपको बहुत ज्यादा मेंटल स्ट्रेंथ देता है कुछ करने के लिए। एंड आई थिंक फॉर एवरी वुमेन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी हो, आप बहुत रिच हो, आप आपके पास सब कुछ हो, फिर भी आपकी खुद के अकाउंट में पैसे जरूर होने चाहिए। अंकिता, बहुत अच्छा लगा आपने समय निकाला और अपने सफ़र को हमारे साथ शेयर किया, तमाम महिलाओं के साथ शेयर किया जो कि आगे अपने जीवन में अपने सपनों को साकार करने की अब कोशिश करेंगी, आपके सफ़र को देखकर, उसे जानकर। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, इसी के साथ हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार शो का वो पड़ाव जहां पर हम दर्शकों के सवालों के जवाब देते हैं। और ब्रेक पर मैं जाऊं उससे पहले हम एक नंबर आपकी स्क्रीन पे फ्लैश कर रहे हैं जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9619873567।
और इस नंबर पर हमें इंतज़ार रहता है आपके सवालों का। मिलती हूँ आपको ब्रेक के बाद।